So welcome back in the rapid revision series of यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। तो लास्ट टाइम हमने आईवीसी, अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आईवीसी में हमने जो है अभी ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। तो लास्ट टाइम में हमने जो है टाउन प्लानिंग कवर कर ली थी। अब चलते हैं आगे और देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम कैसा था वहाँ पे, है ना। तो पीटी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा स्पीड तेज रहेगा, है ना। तो वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिटीज़ क्या था वहाँ पे, जो केयरफुली प्लान थे ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, जो हमारी नालियाँ होती हैं, ठीक है। यानी कि वो जो ड्रेनेज सिस्टम था वो प्लान था। अब देखते हैं कैसे प्लान था। क्योंकि रोड्स और स्ट्रीट्स जो बनी हुई थी, गलियाँ, ठीक है, वो लेड आउट अलोंग अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न इसको बोलते हैं। जैसे ये एक तरीके से जाल टाइप की थी, जैसे आजकल हम सेक्टर से देखते हैं ना, तो जो 90 डिग्री के कोण पे एक दूसरे को काट रहे हैं, है ना। मतलब एक तरीके से प्लान करके पूरा बनाया गया था। देखो लिखा भी है, इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स, ठीक है। तो फिर यहाँ से यही चीज़ निकल के सामने आती है कि उन लोगों को एंगल्स की भी समझ थी। स्ट्रीट्स विद ट्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउस बिल्ड अलोंग देम। तो जो स्ट्रीट होती थी, स्ट्रीट विद ट्रेन्स वर लेड आउट, यानी कि जो तुम्हारी स्ट्रीट थी, ठीक है, लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउस बिल्ड अलोंग विद देम। यानी कि उसको पहले पूरी तरीके से ढक दिया जाता था और उसके बाद घरों के निर्माण में आगे होता था। तो ड्रेन्स वर कवर्ड विद मोनहोल्स ब्रिक। और जो ये ड्रेन होती थी, ठीक है, नालियाँ होती थी, इनको प्रॉपर कवर किया जाता था मोनहोल ब्रिक के द्वारा और या स्टोन स्लेब के द्वारा। अभी भी आपने कई जगह देखा होगा। और खैर अब तो सीवेज सिस्टम आ गया है ना, तो पूरा सड़क खोद के नीचे से पाइपलाइन डाल देते हैं ना। और जो ये ड्रेन्स वर मेड ऑफ मोटार लाइम एंड जिप्सम। यानी कि किस किस चीज़ की बनी थी, मोटार, लाइम और जिप्सम की। कई बार ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पीटी के पर्सपेक्टिव से वो पूछ सकता है कि ये किस चीज़ की बनी हुई थी, है ना। तो मोटार, लाइम और जिप्सम की बनी हुई थी, ठीक है। फिर इरिगेशन है इसमें, है ना। इरिगेशन में क्या है कि देखो, मोस्ट हड़प्पन साइट्स थी, जो मोस्ट हड़प्पन साइट लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड। यानी कि ज़्यादातर जो हड़प्पा की साइट्स थी, ठीक है, वो सेमी एरिड लैंड थी। इसका मतलब इरिगेशन, और हमने भी पीछे पढ़ा था कि एग्रीकल्चर वहाँ पे हो रहा था। तो जब एग्रीकल्चर हो रहा था, दूसरी तरफ सेमी एरिड लैंड्स थी, तो इसका मतलब इरिगेशन का कोई ना कोई सिस्टम तो उनके पास था, ठीक है। देखो, टेरेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट। हड़प्पा साइट पे कहाँ पे, सुरतुगई, ये कहाँ पे है, अफगानिस्तान में, है ना। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, अफगानिस्तान में है, ना कि पंजाब में है, ना ही सिंध में है। देखो ये ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन ऐसे बना देता है कि जो हड़प्पन साइट सो सुरतुगई है ना, वहाँ पे ट्रेसेस ऑफ कैनाल भी मिले हैं। तो आप सोचेंगे कि हाँ यार पढ़ा था तो मिले हैं, है ना। और वो ऐसे फिर इसको लिख देगा कि अब पुर्तगाली में मिले हैं, पंजाब में मिले हैं, सिंध में मिले हैं, है ना। तो कई बार आपको लगेगा कि यार पंजाब तो वैसे भी जो है इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज है अ, उससे संबंधित क्षेत्र है ना। तो मुझे लगेगा कहीं ना कहीं, क्या पता वहीं से कैनाल निकाल दी हो। लेकिन कैनाल की वहाँ पे ज़रूरत क्या थी, है कि नहीं। तो मेनली देखो, हमारे पास जो फैक्ट्स हैं, है ना, अब इतना रिसर्च तो हम तो जाके करने नहीं गए वहाँ पे, जो बुक में लिखा है वही बताएंगे। बट कई बार फिर भी लॉजिक इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। कि सेमी एरिड क्षेत्र होगा तो वहाँ कहीं ना कहीं हमको कैनाल देखने को मिली होगी, और पंजाब में तो ऑलरेडी पानी था, और सिंध में ऑलरेडी सिंधु नदी, तो इसीलिए यहाँ पे जो है कैनाल का प्रोविज़न नहीं होगा। इट इज़ पॉसिबल दैट एंशियंट कैनाल tilted up long ago, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो लाइक दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स। और पानी जो है कुएं से भी लिया जाता था, यूज फॉर इरिगेशन। और इरिगेशन में यूज होता था, फ्लड इरिगेशन भी होती थी, ठीक है।
बिसाइड वाटर रिजर्वोयर धौलावीरा में जो है वाटर रिजर्वोयर भी पाए गए हैं, जैसे आज हम डैम वगैरह बनाते हैं या झील बनाते हैं, है ना। और आपने सुना भी होगा कि अच्छा ये बताओ, जो ग्रेट बाथ का एविडेंस मिला है वो कहाँ से मिला है ना, बताना आप। हैव बीन यूज टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। तो जो धौलावीरा में वाटर रिजर्वोयर बना है, ठीक है, तो वो पानी को स्टोर करते थे किस लिए, एग्रीकल्चर के लिए। अब हम चलते हैं सीधा एग्रीकल्चर पे ही, है ना। तो नो प्लग सेयर हैज़ बीन डिस्कवर्ड। अब देखो ये पॉइंट ना थोड़ा यहाँ पे ट्रिकी बन जाता है। ठीक, देखो हमें पता है कि एग्रीकल्चर तो हो रही थी वहाँ पे, लेकिन ये क्या कह रहा है, प्लग सेयर के जो है वहाँ पे कोई एविडेंस यानी कि डिस्कवर नहीं किया गया। ठीक है, हालांकि आपको ना कालीबंगा से कुछ टॉय वगैरह भी मिलेंगे उसके, देखो। बट द फोर रोज डिस्कवर्ड इन द प्री हर्पन फेज एट कालीबंगा, राजस्थान। कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में, है ना। तो द इंडस पीपल प्रोड्यूस व्हीट। अब देखो, अभी हमने मेसोलिथिक में पहले एग्रीकल्चर करना सीख लिया था, ठीक है। फिर हम जब आगे आए इंडस वैली सिविलाइजेशन के यानी कि लेटर वाले पार्ट में, हमने क्या देखा कि व्हीट और राइस भी होने लगे, है ना। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, व्हीट, बार्ली, रे, चीज और सीसमम और मस्टर्ड, है ना। तो एक बार इनको आप दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बना सकता है और ये बहुत ही कॉमन और मतलब इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी अब यूपीएससी का कुछ भरोसा नहीं, पूछ भी सकता है। वीट तो चलो आपको याद ही हो गया होगा, बार्ली, राई, पीस, सिसमम और मस्टर्ड। एटलीस्ट एक, दो और तीन, चार और ये पांच तो पक्का पते होने चाहिए। अब एविडेंस ऑफ राइस फाउंड फ्रॉम लोथल एंड रंगपुर, गुजरात। तो जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, मैंने उसमें सेकंड स्टेटमेंट जो बताया था उसमें लिखा हुआ था कि व्हीट और राइस के जो है साक्ष्य मिले हैं, है ना। लेकिन लोथल से जो है हमको ना सिर्फ राइस के साक्ष्य मिले हैं, ना कि व्हीट के। अच्छा बताओ व्हीट के साक्ष्य कहाँ से मिले, हमने क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था, आप कमेंट कर सकते हैं। तो व्हीट के साक्ष्य जो हमें मिले थे वो मिले थे हमें मेहरगढ़ से, ठीक है। तो द कल्टीवेशन ऑफ राइस वाज ऑन अ वेरी लिमिटेड स्केल बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन। लेकिन जो राइस का कल्टीवेशन होता था, देखो ऐसी कंफ्यूजिंग वाली स्टेट बना सकता है कि आईवीसी में, ठीक है, राइस का जो कल्टीवेशन था वो हायर स्केल पे होता था, है ना। तो स्टेटमेंट गलत है, हायर स्केल पे ना होकर के लिमिटेड स्केल पर होता था, ठीक है। इस पे होता था लिमिटेड स्केल पे। और हम चलते हैं आगे। इंडस पीपल वर अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन। तो देखो इंडस पीपल के लोग थे जिन्होंने सबसे पहले जो है कॉटन बनाया था। तो आप यहाँ से इस चीज़ को कनेक्ट करिए कि यार कॉटन की जो हिस्ट्री है यानी कि कॉटन की शुरुआत कब से हुई, है ना, और आज हम कॉटन का किन किन रूपों में प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तभी आपकी जो है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारी चीज़ों को लेकर के बनती है। फिर देखो रिसर्च, जब आप रिसर्च करके पढ़ते हैं ना तो तब मज़ा भी आता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। अब इसमें से ना इसके ऊपर भी एक अलग लेक्चर पूरा बन सकता है, जैसे मैं कुछ हिंट दे देता हूँ। अब पहले देखिए आपने कॉटन को जान लिया कि भाई कॉटन आईवीसी में शुरू हुआ, ठीक है। फिर आईवीसी के बाद, है ना, ऐसा कौन सा युग आया जिसमें कॉटन को ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे, है ना, या प्रोडक्शन इसका कब ज़्यादा हुआ, है ना, इसकी मांग कब ज़्यादा बढ़ी, है ना। फिर आपको पहली चीज़ कि इसकी डिमांड कब बढ़ी, फिर दूसरा देखिए, देखो ये होगी आपकी इकोनॉमी। अब तीसरा जो दूसरा पॉइंट आएगा, फिर आप ऐसे सोचिए कि कॉटन को कहाँ कहाँ ट्रेड किया गया, ना। क्या हम इंपोर्ट करते थे या एक्सपोर्ट भी करते थे या इंटरनल ट्रेड भी करते थे, है ना। फिर ज्योग्राफी का पॉइंट ये आ जाएगा कि इंडिया के कौन कौन से क्षेत्रों में कॉटन उगाया जाता था, है ना। आप ऐसा कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो फिर आपको मज़ा आएगा। तो बेसिकली यूपीएससी जो चाहता है ना वो चाहता है आप ये सब करें।
लेकिन ऐसा करने में बहुत मेहनत लगती है तो ज़्यादातर लोग इसको फिर छोड़ देते हैं। खैर, जब जो यूपीएससी की तैयारी करता है तो उसे तो पूरा चीज़ें पढ़ता है, ज्योग्राफी पढ़ता है, तो उसको ये चीज़ें मालूम होती है। अब चलते हैं एनिमल पे। तो द रिमेन्स ऑफ हॉर्स हैव बीन primarily reported from सुरकोतदा सिचुएटेड इन वेस्ट गुजरात। तो देखो, सुरकोतदा से हमको क्या मिले हैं, कुछ शुरुआती दौर में हमने क्या देखा है कि वहाँ पे हॉर्स भी थे, लेकिन जो हड़प्पन कल्चर था वो हॉर्स सेंट्रिक नहीं था। स्टेटमेंट ऐसे बना देगा, जो आईवीसी था यानी कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो हॉर्स सेंट्रिक था, तो बात हो जाएगी गलत। नहीं, हॉर्स सेंट्रिक नहीं था, लेकिन वहाँ पे हॉर्स तो मिले थे, हॉर्स मिले थे, लेकिन हॉर्स सेंट्रिक नहीं था। कई बार ना देखो, जब हमको चीज़ें पूरी पक्का पता नहीं होती, फिर एग्ज़ाम में हम पता क्या कर रहे होते हैं, एग्ज़ाम में स्टेटमेंट आएगी, जैसे स्टेटमेंट नंबर 1 कि आईवीसी में जो है हॉर्स होते थे, ठीक है। फिर दूसरी स्टेटमेंट आएगी कि आईबीसी जो था हॉर्स सेंट्रिक था, है ना। फिर आपको चूज करना है ए बी सी डी में कि एक सही, दो सही, या तीन, या इनमें से कोई नहीं, है ना। जब आपको पता नहीं होगा ना, फिर आप ऐसे सोचेंगे कि यार हॉर्स थे तो इसका मतलब हॉर्स सेंट्रिक होगा, वहाँ से ट्रेड भी होता होगा हॉर्स के द्वारा ही, है ना। मैंने तो पढ़ा था कि हड़प्पा में जो है एग्रीकल्चर भी अच्छा खासा होने लगा था, और ये सेकेंड अर्बनाइजेशन भी बोला जाता है, तो ट्रेड अच्छा होता होगा, है ना। ट्रेड कैसे होता होगा, तो घोड़ों की मदद से होता होगा। और आप इस तरह की सारी जो कल्पनाएं करेंगे वो सारी गलत निकल जाएंगी, क्योंकि जो फैक्ट है ना, प्रूवन फैक्ट, वो कहता है कि हॉर्स सेंटर्ड नहीं था, हॉर्स सेंट्रिक नहीं था। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कुछ और ऐसे संसाधन होंगे जिनसे हम ट्रेड करते थे, हाँ, चाहे वो लैंड के थ्रू हो या सी के थ्रू, है ना। अब देखो, इसमें एक पॉइंट और ये आ गया कि सी के थ्रू, इसका मतलब उस जमाने में भी लोग ये जानते थे कि सी के द्वारा कैसे ट्रेड होता है, उनके पास भी जहाज या सिर्फ इस तरीके की कोई ना कोई साधन रहे होंगे। चलते हैं आगे। देखो, डेली प्रोडक्ट में देख लो। वैसे मैं थोड़ा, मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे इस तरह की चीज़ें समझा दे रहा हूँ जो कि फाउंडेशन क्लास में समझाई जाती हैं। तो आप मेरे को बताइए कि ये चीज़ सही है, या फिर इसको स्टॉप करके जस्ट हम अपना रैपिड रिवीजन ही करते रहें, है ना। मुझे भी लग रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा इसमें, तो फिर आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए कि इस तरीके से डिस्कशन करके चले, या बस जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको बस रिकॉल करते रहें, देखते रहें। ठीक है, अब चलते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स पे। तो रिसेंटली एक स्टडी जो हुई है, इंडियन एंड कैनेडियन जो आर्कोलॉजिस्ट है, उन्होंने क्या पाया है कि जो हड़प्पन साइट थी, यानी कोटदा बादली इन गुजरात, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स के, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे। आज से लगभग 2500 साल पहले भी डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे। हम अब आते हैं ट्रेड और कॉमर्स पे, ठीक है। तो देखो, जो ट्रेड है ना, अब ट्रेड के बारे में जब आप सोचोगे, सबसे पहले ये सोचो कि यार ट्रेड इंटरनल हो रहा है, एक्सटर्नल हो रहा है। अब एक्सटर्नल होगा तो उसमें इंपोर्ट भी होगा, है ना, और उसमें एक्सपोर्ट भी होगा, है ना। और इंटरनल में तो ये है कि अपने ही राज्य के अंदर, जैसे मान लीजिए इंडिया है ना, तो इंडिया का इंटरनल ट्रेड क्या होगा, इसके आपस में राज्यों के साथ में होगा, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल में क्या होगा, या तो हम किसी कंट्री से इंपोर्ट इंपोर्ट करेंगे किसी कंट्री में, या हम फिर किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ एक और हो जाएगी, वो इंटरनल में ही आप कह सकते हो कि जो रीजनल या लोकल लेवल पे होता है ना। तो यही यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये इस तरह की प्रैक्टिस होती थी, तो वो इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है कि भाई जो ट्रेड था वो सिर्फ एक्सटर्नल होता था, है ना। वैसे एक चीज़ ये है, देखो, जहाँ पे एक्सटर्नल ट्रेड होगा ना, एक्सटर्नल ट्रेड भी वहीं पे होगा जहाँ का इंटरनल ट्रेड अच्छा होगा। ये कोई मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ कि हर जगह ये बात फिट बैठेगी, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये अनुमान हम लगा के चल सकते हैं।
क्योंकि यदि अपनी इंटरनल इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी ना, तो यार क्या ही तुम एक्सपोर्ट कर पाओगे, ये भी तो सोच लो ना फिर। और यदि एक्सपोर्ट भी आप मान लीजिए दूसरी कंट्री से करके ला रहे हैं, तो किसके लिए ला रहे हो? अपने देश की जितनी लोग जनता है उसके लिए तो ला रहे हो। उसको अलग अलग स्थान पे पहुंचाओगे, है ना? ऐसे भी हमारे के कंट्री में क्या बन रहा है, डीएफसी, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बन रहा है। तो वो क्यों बन रहा है? ताकि इंटरनल ट्रेड को हम मजबूत कर सके। मान लीजिए यहाँ पे कोई लोग दूर दराज में रहता है, उसके पास पैसे है लेकिन वो सामान नहीं खरीद सकता। मैं आपको कई बार अपना भी मतलब एक्सपीरियंस बताऊँ तो, जैसे कई बार हम गांव में रहते हैं, ठीक है, गांव जाते हैं, या गांव में पहले जब बचपन में मैं रहता था और शहर में कभी कभी जाते थे, तो वहाँ पे मैं देखता था कि जैसे हम शहर सिटी में गए तो अच्छा बढ़िया बिस्किट हमने खा लिया। अब देखो, उस बिस्किट को खरीद तो मैं सकता हूँ लेकिन वो मेरे गाँव में नहीं मिलता। समझ रहे हो? कई बार जैसे मेरे गाँव में कुरकुरे भी नहीं मिलते थे, तो मेरे को बड़ा कष्ट होता था कि यार मैं खरीद तो सकता हूँ लेकिन मेरे गाँव में कुरकुरा नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जो अब समझ में आता है कि भाई हमारे यहाँ का जो इंटरनल ट्रेड है ना, वो बढ़िया नहीं है ना। खैर, तो फिर जो ट्रेड बैलेंस था वो मैंने पहले भी बताया था कि वो हड़प्पा के पक्ष में था, ठीक है। और ट्रेड थ्रू लैंड और सी, हम इसको पहले भी देख चुके हैं कि लैंड और सी के द्वारा होता था। बोट शिप हमारे पास होती थी, ठीक है। और इसके हमको साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? यानी कि जो हमको सील्स और पेंटिंग्स मिली है ना। कहीं ऐसे देखो, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकता है इस वाली स्टेटमेंट से? इस वाली स्टेटमेंट से क्वेश्चन ये बनेगा कि जो हमें और लैंड और सी ट्रेड, ठीक है, जो सी ट्रेड के हमको एविडेंस मिले हैं, वो मिले हैं हमको, कोई हमको बोट मिली है ऐसी पुरानी, ठीक है, उसके साक्ष्य मिले, है ना। कोई शिप मिला, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने जो ये बात कर रहे हैं, ये इस एविडेंस के बेस पे कर रहे हैं कि जो वहाँ पे हील्स हमको मिली और पेंटिंग्स जो वहाँ की मिली, ठीक है, हमको उन पे ये चित्रित मिले, ठीक है। जैसे आज भी हम पेंटिंग वगैरह बनाते हैं, अगर मान लीजिए आज के 1000 साल बाद उस पेंटिंग को कोई देखेगा तो वो क्या अनुमान लगाएगा? जो जो हमने उस पेंटिंग में बनाया हुआ है ना। चलो, तो मेसोपोटामिया से जो इंस्क्रिप्शन इन्फॉर्म्स अबाउट, और जो मेसोपोटामिया से इंस्क्रिप्शन मिले, देखो वो बता रहे कि जो हमारा ट्रेड था, ठीक है, हड़प्पा के जो लोग थे, यानी कि उनका ट्रेड किन किन के साथ था? दिलमन, जिसको हम बहरीन बोलते हैं, और मक्कान, ठीक है, मकरन कोस्ट। चलो आगे चलो। तो इन तक, यहाँ तक हमारा ट्रेड होता था। अब देख लेते हैं सोसाइटी। सोसाइटी कैसी थी? सोसाइटी मैट्रियार्किकल थी, यानी कि मात्र मात्र सत्तात्मक सोसाइटी थी, ठीक है। देखो, इस चीज़ में ना यहाँ पे आके बहुत लोगों को पता नहीं होता कि मात्र सत्तात्मक समाज और पितृसत्तात्मक समाज क्या है ना। देखो, इसका सिंपल सा मतलब बस इतना है कि निर्णय लेने की क्षमता जो है, निर्णय करने की क्षमता, ओ सॉरी, क्षमता नहीं, लेने की जो पावर है ना, ठीक है, मेनली वो किसके हाथ में है? ठीक है, वो मेल के हाथ में है या फीमेल के? अगर मेल के हाथ में है तो पैट्रियार्किकल, है ना। और यदि फीमेल के हाथ में है तो मैट्रियार्किकल। अब निर्णय कैसे? फिर ये पॉलिटी हो जाएगी यहाँ पे। ऐसे ही यूपीएससी की तैयारी कर होती है, ऐसे ही पढ़ना पड़ता है पॉलिटी। कि भाई पढ़ तो हिस्ट्री रहे थे, फिर यहाँ पे सोसाइटी आ गई, अब पॉलिटी की बात करने लगे, है ना। इंग्लैंड निर्णय की पावर किसके हाथ में है? हम इस तरह के निर्णय लेते हैं, जैसे अभी डेमोक्रेसी की बात कर लो, है ना, या अपने घर में ही देख लो। जो तुम्हारे घर में अगर मान लीजिए मेल और फीमेल दोनों मिल के निर्णय ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर तो बढ़िया है। दिस इज ए डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक, कि दोनों मिल करके, है ना, आपस में सहमति बना करके डिबेट डिस्कशन करके निर्णय ले रहे हैं। लेकिन यदि निर्णय जो है, डिसीजन जो है, सिर्फ मेल ही ले रहा है, अगर फीमेल से बात भी कर ली लेकिन फिर भी मनमानी मेल की है, तो पैट्रियार्किकल। और यदि फीमेल है ना, निर्णय जो है फीमेल ले रही है, तो फिर मैट्रियार्किकल सोसाइटी होगी वो। एविक एग्जीबिशन
excavation, sorry, excavation indicate a hierarchy in urban habitation, ठीक है। तो बेसिकली क्या था कि अर्बन हैबिटेशन जो था उसमें हायरार्की देखने को मिलती है। अब सोशल डिफरेंशिएशन इज इंडिकेटेड, जो हमारा सोशल डिफरेंट यानी कि जो अलग अलग लेवल देखने को मिल रहे हैं सोसाइटी में, ये क्या दिखा रहा है ना। डिफरेंट रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर, जैसे हमने पहले बताया था कि सी टाइटल होता था जो किसी ऊंचे स्थान पे बना होता था और वहाँ पे मेनली जो लीडर्स होते थे या प्रशासनिक अधिकारी, वो ज़्यादातर लोग यानी कि अमीर लोग वहाँ पे रहते थे। और दूसरे जो निचला स्थान होता था उसमें लोकल लोग्स और फार्मर्स, इस तरह के मिडल मैन वाले आदमी रहते थे। विद द नंबर ऑफ रूम्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 12, और उसमें क्या है कि 1 से 12 कमरों तक देखने को मिले हैं, ठीक है। अब चलते हैं फिर रिलीजन पे। रिलीजन बिलीफ अंडरस्टैंडिंग इज मेजरली बेस्ड ऑन हड़प्पन सील्स। ऐसा हमको भी कहाँ से पता चलता है, हड़प्पन सील से ही पता चलता है। और टेराकोटा की जो फिंगरिंग्स है, ठीक है, उनसे पता चलता है। इन हड़प्पा न्यूमरस टेराकोटा फिगरीन्स ऑफ वुमेन हैव बीन फाउंड, ठीक है। तो ज़्यादातर जो फिगरीन्स मिली है हमको वो वुमेन की मिली है। कहाँ से मिली है, टेराकोटा से, है ना। वन इन वन फिगरीन अ प्लांट इज सोन ग्रोइंग आउट ऑफ द एम्ब्रायो ऑफ अ वुमेन। द इमेज प्रोबेबली रिप्रेजेंट्स द गोडेस ऑफ अर्थ, ठीक है। देखो ये थोड़ी सी और पॉइंट याद रखने की भाई, वहाँ पे किस किस की पूजा होती थी। तो वर्शिप ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स, यार ये ना अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हो गया। इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए हो गया क्योंकि आजकल देखो, टू बी वेरी फ्रैंक एंड और एज अ एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी, यार हमारी सोसाइटी में ना बहुत सारी प्रॉब्लम ना इसी चीज़ को लेकर के है कि हम अपने सेक्सुअल जो ऑर्गन्स है उनको ही बैड मानते हैं, उनके बारे में ही गलत धारणा रखते हैं, ठीक है। अरे वो भी तो हमारी बॉडी का ही पार्ट है। इस तरीके से अ, आप अपने हाथ की केयर करते हो, उसी तरीके से हमें अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स की भी इस तरीके से मतलब केयर करनी होती है। तो फिर हम इसको लेकर के मतलब बड़े ही चुपचाप से, और ये मतलब एकदम, क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। तो थोड़ा अपने माइंड को ओपन करना है ना। अब हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं यार, है ना, और वो भी एक डेमोक्रेसी कंट्री में, और जहाँ पे ज्ञान का भंडार ही भंडार भरा पड़ा है अब तो। खैर, वर्शिप ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, तो नेचुरल जो ऑब्जेक्ट्स होते थे उनकी वर्शिप की जाती थी। देखो मैं जो एक्चुअली कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आप दो तरीके से सोच सकते हो, है ना। लेकिन एक तरीका जो सोचोगे ना, उससे सोचना तो ठीक है लेकिन उसको मानना बहुत ही गलत है। क्या, देखो जैसे हम नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की मान लीजिए वर्शिप कर रहे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं हम उनके प्रति ग्रेटफुल हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है, जो पहला तरीका है ये, अगर आप ग्रेटफुल हो तो तब तो बढ़िया है ना। और यदि हम इसको गारंटेड ले लेते हैं, है ना, कि मान लीजिए सन है, अरे क्या हुआ, तो हम इसको ग्रेटफुल हो या ना हो एनर्जी तो तब भी दे रहा है। एक्चुअली इससे ना तुम्हारी मेंटेलिटी और ये सब दिमाग, तुम्हारे थॉट्स प्रोसेस जो है वो एक तरीके से बस नेगेटिव में जाता है और कुछ नहीं, बस। बाकी तो अच्छा तरीका तो मुझे यही लगा, और बाकी आपकी चॉइस है। वर्शिप ऑफ मेल डेटी, ठीक है, तो मेल डेटी की भी वर्शिप की जाती थी। एनिमल वर्शिप, जो यूनिकॉर्न होता था उसकी वर्शिप की जाती थी, है ना। और फायर वर्शिप वाज प्रिविलेंट इन कालीबंगा एंड लोथल। जब इस तरीके से कहीं दो चीज़ें मतलब एक तरीके से एविडेंस मिल जाता है ना, तो उस पर और ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि भाई फायर की वर्शिप के एविडेंस कहाँ से मिले, तो लोथल और कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है। अब चलते हैं साइट्स पे, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है। राखी गढ़ी, मोहनजोदारो, हड़प्पा, है ना, और गनवेरवेल गनवेरीवाला और धोलावीरा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट और बिगेस्ट साइट्स हैं। चौंदारो और लोथल, और चौंदारो से क्या मिला है, टॉय मैन्युफैक्चरिंग सेंटर था, है ना। और तुक्कूर, ये गुजरात में स्टोन कटिंग होती थी यहाँ पे, है ना। और इसको
किनौली और सोनौली दोनों ही बोलते हैं। ये इंडिया का लार्जेस्ट नेक्रोपोलिस एक तरीके से सेंटर था, है ना। नॉन नेक्रोपोलिस, इसको लार्जेस्ट नॉन नेक्रोपोलिस है, यूपी में है ये, है ना। और यहाँ पर पे जो है 126 बुरल्स, यानी कि जो दफनाए गए, है ना, डिस्कवर्ड अंटिल नाउ, 3800 ईयर पुराना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जिससे वैदिक रिचुअल्स में देखने को मिलेंगे, है ना। फिर बनावली, ये कहाँ है, हरियाणा में है ना। बनावली आई थिंक हरियाणा में है। और यहाँ से क्या मिले हैं, जो हल होता है ना, हल कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो हल के कुछ साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, है ना। अब फिर है चोलिस्तान, अनदर टेराकोटा रिप्लिका ऑफ अ प्लग हैज़ बीन फाउंड। चोलिस्तान से भी हमको प्लग की रेप्लिका मिली है। और सुरतुगई से हमको क्या मिला है, हड़प्पन ट्रेडिंग पोस्ट था वो, ठीक है। और लोथल, लोथल से हमको क्ले मॉडल ऑफ बोट मिला है। और कालीबंगा से हमको मिड ब्रिक प्लेटफॉर्म मिला है ना। फायर अल्टर्स और चौंदारों से फुटप्रिंट ऑफ ए डॉग चेजिंग अ कैट, ठीक है, ये चौंदारों से मिला है। देखो जो जो चीज़ें कॉमन आ रही है ना, जैसे चौंदारों से फुटप्रिंट ऑफ डॉग्स कैसिंग का मिला है ना। और क्या मिला है चौंदारों से, भाई बीड मेकिंग मिला है ना। और लो, हाँ, और टॉय मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भी था चौंदारो। ऐसे स्टेटमेंट बना सकता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू चौंदारो। तो ये चीज़ें याद रखनी है। फिर नेक्स्ट आता है मोहनजोदारो साइट, ठीक है। तो मोहनजोदारो, जो मैंने पीछे क्वेश्चन पूछा था कि बताओ ग्रेट बात कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदारो से मिला है। कई बार यूपीएससी का दिमाग खिसक गया तो ये भी पूछ सकता है कि उसका साइज कितना था, है ना। इन ये क्या था, रेक्टेंगुलर शेप में था। अगर ऐसे मान लीजिए स्टेटमेंट दे दिया कि वो स्क्वायर शेप में था, तो स्टेटमेंट गलत नहीं, इसमें था रेक्टेंगुलर शेप में था। इन शेप कॉरिडोर ऑन ऑल फोर साइड्स, है ना। और चारों तरफ जैसे मान लीजिए ग्रेट बात है, तो इसमें चारों तरफ से कॉरिडोर बनाए हुए थे आने के लिए। टू फ्लाइट्स ऑफ स्टेप ऑन द नॉर्थ एंड साउथ लीडिंग इनटू द बैंक। ग्रेनरी और ब्रोंज स्टेचू ऑफ डांसिंग गर्ल, हमको यहाँ से डांसिंग गर्ल का भी स्टेचू मिला है। स्टेटाइट स्टेचू ऑफ बियर्ड मैन, है ना, ये एक तरीके का ना, आई थिंक स्टेटाइट मेटल या कुछ ऐसे पत्थर का होता है, एक मिनट देख लेते हैं। STATI, STEA, स्टेटाइट, एक प्रकार का ये जो था पत्थर ही है ना। देखो क्या लिखा है, मेटामॉर्फिक रॉक, ऑल्सो नोन एज सोप, सोप स्टोन इज अ टाइप ऑफ, अच्छा, ये बड़ा ही इसका मतलब सोप टाइप का पत्थर था। अब अ पीस ऑफ वोन कॉटन एंड ऑल्सो फाउंड, ठीक है। और मोहनजोदड़ो से जो सील मिली है, एनग्रेव्ड मॉडल ऑफ बोट, उन पर बोट का मॉडल भी देखने को मिला है। तो नेक्स्ट है फिर हड़प्पा में जो हमने पहले ही पढ़ा है। अच्छा ये बताओ, सीमेंट्री एच कल्चर हम किसको बोलते हैं, जल्दी बताओ। आप कमेंट करना नीचे, मैं यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ। तो सीमेंट्री एच कल्चर जो था, हम वेस्ट पंजाब फेज को बोलते हैं, ठीक है। और प्राइमरीज चलते हैं आगे। फिर वहाँ से जो हमें सील मिली है, द मोस्ट डिस्टिंक्ट एयरक्राफ्ट ऑफ IBC, ठीक है। द मोस्ट ऑफ देम वर स्क्वाड शेप। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि भाई जो सील्स थी, ठीक है,
वो कैसी थी। ज़्यादातर उनमें से ज़्यादातर की बात कर रहा है, ना कि ऑल की। देखो क्वेश्चन ऐसे बनाता है यूपीएससी, ऑल लिख देगा, ऑल सील्स वर स्क्वाड से, तो तब भी गलत है ना। या सम सील्स, तो तब जाके कुछ लिखेगा। अब देखो यार, कुछ में ये कन्फ्यूजन वाला सी स्टेटमेंट बन जाता है। अगर उसने लिख दिया सम सील्स वर स्क्वाड शेप, तो ये सही भी हो सकता है और गलत भी, क्योंकि यहाँ पे तो मोस्ट लिखा है कि मोस्ट ऑफ देम। तो सम का मतलब तो कुछ, कुछ का मतलब अब यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं। तो ये रिस्क लेना पड़ेगा फिर आपको एग्ज़ाम में। वो यूपीएससी के ऊपर है फिर क्या इस चीज़ को वो सही माने। तो द मेजोरिटी ऑफ दीज सील्स वर मेड ऑफ टाइट बट दे वर ऑल्सो मेड अप। देखो सिर्फ ज़्यादातर जो होती थी मेजोरिटी, वो टाइट की बनी होती थी, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी चीज़ों की नहीं बनी होती थी। बाकी चीज़ कौन सी थी? कॉपर, टेराकोटा, चर्ट, आयंस, अगेट, गोल्ड एंड आइवोरी। जो हाथी का दांत होता है उसको बोलते हैं। द पर्पज, पर्पज क्या था? कमर्शियल था और ऑल्सो यूज एज एमुलेट्स। अब देखो ये पशुपति की जो सील है मोहनजोदारो से मिली है, स्टेटाइट सील्स है, ठीक है। ट्रीडेंट, ट्रीडेंट का मतलब होता है ये एक तरीके से मतलब तीन उसका बना हुआ। ट्रीडेंट इज सराउंडेड बाई एनिमल्स। जो ये है ना, देखो ये देख रहे हो, ये तीन सीन्स ऐसे बने हुए हैं। तो ट्रीडेंट एक तरीके से इंक्लूडिंग एन एलिफेंट एंड टाइगर ऑन लेफ्ट साइड। तो आप ये देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में एलिफेंट, और यहाँ पे ये एलिफेंट बना हुआ है और इधर ये ना, ये भी आई थिंक एलिफेंट है। ऑब्जर्व करने की बात है ये। लेफ्ट साइड टाइगर, यार इधर भी तो एलिफेंट ही दिखाई दे रहा है। राइनासोर्स एंड बुफेलो ऑन द राइट साइड। अच्छा ये बुफेलो है क्या? जैसा आप देख लीजिएगा एक बार आप अपने आप में, तो मेरे को इतना क्लियर नहीं दिख रहा। एक मिनट, देखो आई थिंक, देखो लेफ्ट एलिफेंट जो है, एलिफेंट और टाइगर लेफ्ट साइड है। तो ये टूटी भी हुई है थोड़ी यहाँ से, है ना। तो इसलिए क्लियरली समझ नहीं आ रहा भाई क्या चीज़ है। बट चलो ठीक है, हम इसको रट लेते हैं इधर से ही कि लेफ्ट साइड में क्या था ना, और राइट साइड में क्या था। तो लेफ्ट साइड में टाइगर और एलिफेंट, ठीक है। और राइट साइड में डायनासोर्स एंड बुफेलो, ठीक है। आप बस इसको याद रख लो कि लेफ्ट साइड में, इसको कुछ ऐसे भी याद कर सकते हो, LET, लेट, जैसे हम बोलते हैं ना लेट सपोज, है ना, लेट RRB। जैसे हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं ना, रूरल रीजनल रूरल बैंक ऐसे करके, है ना। ऐसे याद कर लो। और ये लेट हो गया, लेट RRB। चलते हैं आगे। फिर यूनिकॉर्न सील है मोहनजोदारो से मिली है, ठीक है। ये अलग अलग करके दी है। बुल सील हड़प्पा से मिली है। ये बताओ मोहनजोदारो कहाँ से मिली है? तो सॉरी, यूनिकॉर्न सील कहाँ से मिली है? मोहनजोदारो से। हड़प्पा से क्या मिला है? बुल सील मिला है। अब चलते हैं पोट्री पे। दो तीन स्लाइड और बचे हैं, फिर इसको यहीं पे और करते हैं। जो पोट्री होती थी तो प्लेन और पेंटेड होती थी, ठीक है। और पोट्री जो फाउंड की गई, प्लेन इज़ मोर कॉमन, तो ज़्यादातर प्लेन ही हमको देखने को मिली है। प्लेन पोट्री जनरली मेड ऑफ रेड क्ले, और ये रेड क्ले की जनरली बनी होती थी विद और विदाउट ए फाइन रेड और ग्रे। फिर जो हमारा BRW है, ब्लैक पेंटेड पोट्री, ठीक है, हैज़ अ फाइन कोटिंग ऑफ रेड स्लिप विद पेंटेड ज्योमेट्रिक एंड एनिमल डिजाइंस। स्क्रिप्ट, अब स्क्रिप्ट की बात करते हैं। देखो जो अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज नोटिस्ड इन 1853, है ना। तो ये
1853 में सबसे पहले नोटिस की गई, और कंप्लीट जो है कंप्लीट स्क्रिप्ट डिस्कवर की गई 1923 में। तो ऐसे बना सकता है वो। देखो जनरली यूपीएससी ये तो नहीं पूछता ईयर्स वगैरह, डेट वगैरह, जनरली कह रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसे पूछ सकता है कि अर्लीस्ट में ही कंप्लीट फाइंड की कर ली गई थी। नहीं, ये तो हमने जाके बाद में कंप्लीट स्क्रिप्ट को डिस्कवर किया है 1923 में। ठीक है, तो नोट डिसिपर्ड यानी कि नोट डिसिपर्ड येट, यानी कि अभी तक ये पढ़ी नहीं गई है ना। अभी तक इसको किसी को इसका लैंग्वेज नहीं आता, तो इसको कोई पढ़ नहीं पाया अभी। लेकिन हड़प्पन राइटिंग वाज, क्या लिखा है, बुश प्रो फिडोन, दैट इज टू से राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो इसको भाई साहब रट लेना, मैं भी रट लेता हूँ। इसका मतलब होता है कि राइट टू लेफ्ट, पहले हम ऐसे लिखना शुरू करते थे, ऐसे लिखे राइट टू लेफ्ट, फिर इधर आए, फिर लेफ्ट टू राइट। पहले ऐसे आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, और फिर ऐसे लिखेंगे। तो इसको बोलते हैं बुस्ट्रोफिडोन। ठीक है, फर्स्ट सिंबल इज मोस्ट प्रेजेंटेड इन द पिक्टोग्राफ्स। फिर ये वही वाले क्वेश्चन हैं जो हमने शुरू में किए थे। तो वाइड स्केल पे हमने पढ़ भी लिया इसके अंदर अभी केआईबीसी में। जो राइस होता था वो वाइड स्केल पे नहीं, लिमिटेड स्केल पे होता था। और जैसे मैंने पहले बताया था कि लोथल में जो है राइस के 7 से मिले हैं, हमने देख लिया था अभी, एक्सप्लेनेशन ये रहा इसका। तो राइस लिमिटेड स्केल पे होता था, और लोथल रंगपुर में गुजरात में इसके एविडेंसेस भी मिले हैं। तो थैंक यू सो मच। तो पहला जो हमारा ये था, पहला तो मतलब ये वैसे तो एक वीडियो पूरी बननी थी, ठीक है, जिसमें हमको एक वीडियो में ही स्टोन एज, और दूसरा एक वीडियो में स्टोन एज, दूसरा जो है आईवीसी, ये हमें पूरा कवर करना था इसमें। तो यहाँ पे आईवीसी हमारा समाप्त हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे, यानी कि इससे आगे जो आएगा हमारा वैदिक पीरियड वाला, उसको हम कवर कर रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच, है ना, फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इफ़ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब ऑल्सो। और देखो यार, ये थोड़ा सा मैं अभी नई नई वीडियो बना रहा हूँ, तो टेक्निकली कुछ इशूज़ हो सकते हैं, कुछ वॉइस के साथ या जो भी है। आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, है ना, तो फिर मैं उसको ठीक करूँगा। तो थैंक यू।